अलास्का के बीच एक ऑयल ड्रिलिंग साइट पर एक रात कुछ बहुत ही अजीब सा हादसा हो जाता है। मैक्सवेल नाम का शख्स जो अपने कमरे में बिना कपड़ों के बैठा है, फिर कुछ देर बाद वो उसी हाल में बाहर चला गया जहां का तापमान माइनस में था। सुबह सभी की आंख खुली, उन्हें मैक्सवेल के कमरे में सिर्फ एक कैमरा नजर आया, पर वो कहीं भी नहीं था। सब बाहर गए उसे ढूंढने के लिए तो उन्हें कुछ मील की दूरी पर मैक्सवेल मिला और उसकी जो हालत थी उसे देखकर किसी की रूह कांप गई। शरीर पर कोई कपड़े नहीं, आंखें निकली हुई जिसे पास ही एक चील कौवे खा रहे थे। हाथों की उंगलियां गायब थी। ये डर का साया इतना ज्यादा सख्त था कि वहां की ठंड अब इन लोगों को गर्मी महसूस होने लगी है। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर क्या वजह रही होगी, किसने ये हाल उसका किया। जब वो उसकी लाश को उठा रहे थे तो उन्हें उसके जमे हुए हाथों में एक कैमरा मिला, जिसे सभी ने ऑन करके देखा तो कुछ ऐसा मंजर उन्हें दिखा जिससे सभी की आंखें फटी रह गई। मैक्सवेल को देख ऐसा लग रहा है उसने अपने ऊपर पूरा काबू खो दिया। वो किसी चीज की तलाश में बस चले ही जा रहा है और फिर एक जगह पर रुककर वो कहने लगा, देखो वो वही है, देखो वो वही है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि असल में वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस जगह पर कुछ तो था, परंतु कुछ ही देर बाद इन लोगों को कुछ ऐसा दिख जाता है जिसकी कल्पना कर पाना शायद इनकी सोच से परे थी। ये सब शुरू कैसे हुआ, क्या चीज थी, वो ये सब जानने के लिए चलते हैं थोड़ा सा पीछे। जैसे कि आपको पता है दुनिया में तेल की खपत इतनी ज्यादा हो चुकी है, एक देश दूसरे देश से लड़ मरने के लिए तैयार है सिर्फ तेल को पाने के लिए। ऐसा करके जितने भी देश उन्होंने जितना ज्यादा ड्रिलिंग कर दी, इससे पृथ्वी का पूरा संतुलन बिगड़ गया। और ऐसी एक ऑयल ड्रिलिंग कंपनी के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है K9 ऑयल ड्रिलिंग। ये अलास्का के बर्फीले इलाके में ऑयल ड्रिलिंग का काम करती है। इनका मिशन था इन्हें अलास्का के उस हिस्से में जाना है जो अभी तक किसी ने छुआ नहीं है। काफी रिसर्च और भारी मात्रा में पैसे खर्च करने के बाद इन्हें पता चलता है कि इस हिस्से में तेल है। उस तरफ बढ़ने लगे। इन्होंने खुदाई तो शुरू कर दी, पर एक बात से अनजान थी जो यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है। अलास्का के सबसे नीचे तक पहुंच जाने के बाद इन्हें सामना करना पड़ा खतरनाक ठंड का, जिसके चलते ना ही ये रोड बना सकते हैं, ना ही रेल नेटवर्क बना सकते, ना ही अपने लिए कोई सही सा कैंप लगा सकते, जिसके चलते ये तेल तो निकाल लेते हैं लेकिन उसे वापस ले जाने का कोई संसाधन ही नहीं था। और इसमें इन्होंने एक और ऐसी गलती कर दी जिसका खामियाजा बाद में खुद इंसानों को ही जाकर भुगतना पड़ा। आज से 15 साल बाद वहाँ एक साइट ने अपना कैंप लगाया। वो ऑयल ड्रिलिंग करने के लिए नहीं आई, बल्कि उसका काम था वातावरण में बदलाव को चेक करना ताकि बाद में सरकार को रिपोर्ट कर सके। ये कंपनी भी अपने कैंप के साइड में एक रोड बनाने की कोशिश करती है, परंतु बर्फ के बार बार भारी भरकम तूफान के चलते सब कुछ नस्ते नाबूद हो जाया करता है। एक दिन जब कंपनी के सारे वर्कर हताश हो जाते हैं तो उनसे मिलने के लिए बॉस आता है। ये पुलॉक था जिसे देखने के बाद वो हताश वर्कर में मानो ऊर्जा पैदा हो गई। सभी के अंदर वो जान आ गई। पुलॉक अपने साथ काफी चीजें लेकर आया था, जैसे कि ड्रिंक, चिकन और बहुत सी कुछ चीजें जो खाकर सब बहुत खुश थे। अब रात के समय में पूरी टीम जुट होकर खाने के टेबल पर बैठती है। वहाँ काफी बातें होती है जिसमें कुछ पर्सनल भी थी, कुछ प्रोफेशनल भी। जेम्स जो सबसे एक्सपीरियंस है साइट पर, वो अपने बीते कुछ कामों को लेकर गुस्सा जताता है। उसका कहना था कि पहले ये ऑयल कंपनीज ने बिना कुछ सोचे समझे काफी ड्रिलिंग कर दी है, यहाँ तक कि उन्होंने ये तक नहीं चेक किया कि ड्रिल करना सही है या फिर गलत, बस वो खोदते चले गए और ऐसा करके उन्होंने वातावरण को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। दरअसल जेम्स इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट का हेड है, इसीलिए उसे पता है कि बीते कुछ दिनों में बदलाव जो हो रहे हैं वो पृथ्वी के लिए कुछ भी ठीक नहीं है। पर पुलॉक हंसकर बात को खत्म करता है और सभी को आराम से सोने के लिए कहता है। उस रात हमें एक और चीज पता चलती है। टीम में ही 2 लोग हैं जो रिलेशनशिप में हैं, जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन सुबह पुलॉक को इस चीज की भनक लग जाती है। ये जानने के बाद उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि ऐसे हालातों में ये चीजें उनकी टीम में माहौल को तोड़ सकती, लेकिन उस दिन उससे कुछ कहा नहीं। अब रात होने पर ये लोग बाहर अलास्का की मीठी सी रात में वॉलीबॉल खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन खेल खेल में एलॉट नाम के एक लड़के को चोट लग जाती है जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करता है। सभी को उसे उठाकर अंदर ले आते हैं, मरहम पट्टी करते हैं। इस दौरान हम मैक्सवेल नाम के नए लड़के से मिलते हैं जो सभी से काफी अलग था। वो बार बार बस एक ही सवाल करता है, 15 साल पहले जो K9 ऑयल कंपनी की ड्रिलिंग हुई थी उसकी किकवेल नाम की साइट के नीचे क्या था, क्या वहां पर कोई गया था? मैं तो बार बार उसी साइट पर जाना चाहता हूँ, कभी उस तरफ जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब जब जेम्स उसके सवालों से तंग आ चुका है तो उसने बता दिया कि उस बॉक्स के नीचे क्या है। तुम बेवजह इतना मत सोचो, उसके नीचे सिर्फ कुछ पुरानी मशीनें और केबल का जंजार है। अपने काम पर फोकस करो, ना कि उस साइट पर। इसके बाद जेम्स अपनी रिपोर्ट लेने के लिए चला गया। जब वापस लेकर आया तो उसका तो दिमाग फट गया। दरअसल तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। जो बड़े बड़े ग्लेशियर थे वो पिछले साल के मुताबिक इस महीने ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। जिस जगह पर उन्होंने अपना कैंप लगाया है वहाँ की बर्फ अब और तेज पिघलने लगी है और अगर ऐसा कुछ दिन और चला तो हालात बिगड़ सकते हैं। इस चीज के बारे में वो पुलॉक को भी बताने की कोशिश करता है पर बता नहीं, क्योंकि उसे डर था कि उल्टा पुलॉक तो उसे पेपर पर साइन करने को कहता है, वो भी बिना पढ़े, जो देखकर जेम्स को सही नहीं लगता। इसीलिए वो साइन नहीं करता क्योंकि ये हरकत और उसकी ये हरकत पुलॉक को इतनी ज्यादा बुरी लगती है। वो सीधा हेडक्वार्टर पर कॉल करके जेम्स को साइट से बाहर निकालने की बात करता है। खैर अब देर रात हो जाती है। जो कोई भी बाहर था सब अंदर आ गए क्योंकि तापमान तेजी से बढ़ने लगा है, लेकिन एक शख्स था जो अभी नहीं लौटा और वो था मैक्सवेल। सबने थोड़ा रुकने का फैसला किया लेकिन अभी वो नहीं लौटा। तब जाकर बॉस ने 2 लोगों को भेजा ताकि वो जाकर देख सकें कि आखिर वो कहाँ रह गया। वो दोनों भी खाली हाथ लौटे। इतने में जेम्स ने बताया, मैंने उसे उसी ऑयल साइट पर जाते हुए देखा शाम में, तो हो सकता है वो वहीं गया हो।
अब सभी लोग घबरा गए क्योंकि वो काफी दूर थी। ऐसे में पैदल वहां तक जाना आसान नहीं है। टीम ने डिसाइड किया वो हेलीकॉप्टर को मदद के लिए बुलाएंगे, लेकिन तभी अचानक से गेट खुला और मैक्सवेल अंदर आ गया। लेकिन वो नहीं था जो यहाँ से गया था, बल्कि वो तो पूरी तरह से बदला बदला लग रहा है। ना कुछ बोलना, बस कांपते रहना। टीम उसे खाना लाकर देती है, शांत होने को भी बोलती है, पर मैक्सवेल किसी का कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद ये कहकर उठ गया कि उसे रेस्ट करना है, वो अपने रूम में जा रहा है। सबके मन में एक सवाल पैदा हो गया कि आखिर इसे अचानक क्या हो गया। वो इतनी दूर पैदल चला कैसे? चला भी गया तो वापस इतनी रात को यहाँ तक पहुंचा कैसे? रात में हमें पता चला कि दो लोग जो रिलेशन में थे वो असल में जेम्स और अलीना थे, और इसी वजह से पुलॉक जेम्स से जला हुआ है क्योंकि उसे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आज जेम्स काफी परेशान है। जो देख अलीना ने पूछा आखिर बात क्या है, उसने वो बता दिया जो आज सुबह अपनी रिपोर्ट में देखा था। ये जगह पहले जैसी नहीं रही, कुछ दिन में यहाँ हालत और बेकार हो जाएगी और उससे पहले हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। अगली सुबह पुलॉक सभी को लेकर उसी किकवॉल साइट पर गया जहाँ कल रात मैक्सवेल आया था। उसे जानना था कि आखिर यहाँ ऐसा क्या उसने देख लिया जिसे कल रात वो अजीब ही हो गया। सभी ये देखकर हैरान थे कि इस साइट को बंद हुए 15 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन आज भी ये जगह ऐसी लग रही है जैसे मानो कल ही बंद हुई हो। दूसरी तरफ बेस में सभी के जाने के बाद एलॉर्ड चुपके से जेम्स के कैंप में जाकर उसकी रिपोर्ट को चेक करने लगता है, जिसमें उसे सब कुछ पता चल जाता है जो वो सभी से छुपा रहा था, और इस बात को अभी वो जान चुका है। अब बाहर आते ही उसने देखा कि अचानक से आसमान में काले बादल आ गए। बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जो चीजें काफी विचलित करने वाली थी क्योंकि ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा। इतनी में उसकी नाक से खून आने लगता है। वो फौरन बेस के अंदर भागा। उस रात चीजें काफी अजीब थी। दरअसल पहले तो सिर्फ मैक्सवेल ही काफी रूड बिहेव कर रहा था, लेकिन अब तो एलॉर्ड भी उसी की तरह हो गया है। ऊपर से उसकी नाक से खून जो गिरने लगा है वो लगातार गिरता ही जा रहा है। उसका ये बर्ताव सभी को डरा देता है, इसीलिए ज्यादा कुछ खाए बिना वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन जेम्स को मैक्सवेल की चिंता थी क्योंकि वो भी नया है, इसीलिए वो उसके लिए खाना लेकर जाता है, पर वो बिना कुछ बोले बस एक ही ओर देखे जा रहा है। जब जेम्स ने जोर देकर पूछा कि आखिर बात क्या है, ऐसा क्या उसने देख लिया वहां पर, तो मैक्स गुस्से में पीछे मुड़ा और चिल्लाते हुए कहने लगा वहां जानवर है, वो हमारी ही तरफ आ रहा है। उसमें से एक तो मुझे ये भी कह रहा था कि वो किसी को यहाँ जिंदा नहीं छोड़ेगा। जेम्स ने उसे समझाया कि इस रीजन में कोई जानवर नहीं होते सिवाय पेंगुइन्स के, और उनका सीजन अभी आया नहीं है और उनका भी दिखना इम्पॉसिबल है। लेकिन मैक्सवेल था कि वो बात वही रटे जा रहा है। वो इतना ज्यादा आक्रामक हो जाता है, सब अपने अपने कमरे से भाग कर आते हैं और उसे पकड़ते हैं, वरना तो वो जेम्स को मार ही डालता। उसकी ऐसी हालत को देखकर अलीना ने कहा कि हमें उसे मेडिकल के लिए भेज देना चाहिए, हो सकता है उसकी तबीयत आगे जाकर और खराब हो जाए। पर पुलॉक अभी भी प्रैक्टिकली सोच रहा है। उसका कहना है ये अलास्का है, यहाँ पर ऐसी चीजें होना आम बात है। वो अभी नया है तो हो सकता है कि उसे ठंड लग गई हो, थोड़ा दिन गर्मी मिलेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा, हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों सभी के मन में एक सवाल था जो बार बार घूम रहा है। वो ये था कि आखिर वहां उस साइट पर क्या था जिसे 2 दिन के भीतर इतनी अजीब बर्ताव लोग करने लगे हैं। सब सोने के लिए चले गए, लेकिन आज वही रात थी जिसे हमें शुरू में देखा था। मैक्सवेल नंगे बदन बाहर निकल गया। फिर जो कुछ भी हुआ वो सभी ने पहले देख रखा, लेकिन जब उन्होंने उसके कैमरा को चेक किया तो उसमें उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो चीज थी एक विशाल परछाई जो डरे हुए मैक्सवेल के पीछे थी, जिससे वो अनजान था। बस वो इतना कह रहा है वो यहीं कहीं आसपास है, और बूम, तभी वो परछाई उस पर झपट्टा मारती है और कैमरा बंद हो जाता है। पूरी टीम के अंदर एक डर पैदा हो जाता है, आखिर वो चीज क्या थी। पर पुलॉक उस कैमरा की मेमोरी कार्ड को बाहर ले जाकर जला देता है, जो काफी शॉकिंग था क्योंकि ये चीज दिखाकर वो रेस्क्यू बुला सकते थे। लेकिन हर कोई पुलॉक के ऊपर चिढ़ जाता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। उसका कहना था वो सब पागल हो चुके हैं और कुछ नहीं, ज्यादा काम कर लिया है लगता है उन्होंने, सबको आराम की जरूरत है, चलो जाओ आराम करो, जो कुछ भी देखा तुमने वो सिर्फ एक वहम था और कुछ नहीं। जेम्स उस रात दोबारा से जोर देता है पुलॉक को, और इस बारी वो उसे अपनी रिपोर्ट के बारे में भी बताता है। कुछ ही समय बाद ये पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो हमारे पास रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आ पाएगा, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। पुलॉक तो मानो तानाशाह हो चुका था, वो उसकी एक नहीं सुनता और बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो, हम सब मिलकर इस चीज से बाहर निकलेंगे, बस हमें थोड़ा आराम की जरूरत है। उधर एलॉर्ड की नाक से खून दोबारा गिरने लगता है और इसीलिए अलीना उसे लेकर अंदर गई और मरहम पट्टी करती है। लेकिन अब एलॉर्ड तो कुछ और ही बनता जा रहा है। उसे जो कुछ भी ये लोग पूछ रहे हैं वो बस एक ही जवाब दे रहा है, बस अब बहुत हुआ, वो आ रहा है। इस बीच जेम्स की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो जब अकेला बैठा था तो उसे अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। उसके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ उसे वो सब सुनाई और दिखाई देने लगता है, ये भी कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ तक कि उसे तो मैक्सवेल का भूत नजर आ रहा है, जिससे वो इतना ज्यादा सहम जाता है कि अब ठान लेता है कि वो यहाँ से निकल जाएगा। भले ही पुलॉक उसे मंजूरी ना दे तो क्या हुआ। वो बाहर जाकर मैक्सवेल की लाश के पास खड़ा हो गया, पर उसे कुछ आवाज आई पीछे से, जैसे कि कोई कुछ तोड़ रहा हो। धीमे पांव से वो सो गया तो देखा कि उसका साथी मीटर पंप को ठीक कर रहा है। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, आधी रात को भला उसे ये सब करने की क्या जरूरत है। पर अब मीटर भी मैक्सवेल और एलॉर्ड की तरह ही हो चुका है।
जी हाँ, वो भी उन्हीं की तरह बोलना और हंसने लगा है, जो देखकर जेम्स का तो माथा घूम गया। फिर जाकर वो पुलाव के सामने विनती करता है कि बस करो, अब हमें चलना होगा। उसने बताया कि मेटोर भी अब बाकियों की तरह बन चुका है, सिर्फ हम 3 ही हैं जो सही हाल में बचे हैं। लेकिन वो इस बारी भी नहीं माना। चीज यही नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद एक और ऐसी चीज हो गई जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। एलॉर्ड की नाक से खून चलते उसकी मौत हो जाती है। वहीं अपने बिस्तर पर वो पड़ा हुआ था। ये देखने के बाद जितने भी सर्वाइवर थे उनके अंदर अब डर होने लगा है कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने फौरन बुलाव को नींद से जगाया और एलॉर्ड की हालत दिखाई। तब जाकर उसने कहा कि ठीक है, अब हमें कॉल करना चाहिए। पर दोस्तों, अब तो देर हो चुकी है, क्योंकि ना ही कॉल नेटवर्क काम कर रहा है, ना ही यहाँ से किसी भी तरह की कोई ईमेल जा रही है। तब डॉन, जो कि इनके लिए खाना बनाती है, वो बताती है कि हम पायलट से कांटेक्ट कर सकते, क्योंकि यही कहीं आसपास वो होंगे। और सभी मान गए। फौरन इत्तिला किया गया। डॉन का आइडिया काम कर गया। वो दोनों पायलट फौरन इनकी ओर आने लगे। लेकिन दोस्तों, शायद सच में कुछ कर्स है, या फिर इनकी किस्मत ही आज खराब है। अचानक से मौसम खराब हो जाता है, जिसके कारण पायलट संतुलन खो देते हैं और सीधा प्लेन कैप में घुसा देते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है जिसमें दोनों पायलट मारे जाते हैं। मेटोर बुरी तरह जल के जख्मी हो गया और इन चीजों को देखने के बाद किसी के भी शब्द नहीं बचे। हर कोई स्तब्ध रह गया कि ये सब क्या हो रहा है। अब मेटोर की फौरन मरहम पट्टी करवाई जाती है, लेकिन वो बार बार एक ही चीज दोहराया जा रहा है, मुझे बचा लो, वो जिंदा रहने नहीं देगा मुझे। डॉन ने पूछा कि कौन? मेटोर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। थक हार कर आखिर पुलॉक ने जेम्स से पूछ ही लिया कि आखिर हमारे पास क्या उपाय है यहाँ से बाहर निकलने का। जेम्स, जो कि यहाँ काफी समय से काम कर रहा है, उसने बताया कि यहाँ से 13 मील दूर पर एक गांव है, वहां हम जा सकते हैं, या फिर यहाँ से 5 मील दूर एक रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हो सकता है वहां जाके हमें रेडियो से किसी से मदद मांग ले। पुलॉक ने दूसरा वाला रास्ता चुना क्योंकि वो पास में था। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचे तो एक डरावना सन्नाटा पसरा था। मशीन तो खड़ी थी, पर उनकी हालत को देखकर साफ पता लग रहा है इसे कई दिनों से चलाया नहीं गया। अब उन्होंने रेडियो को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है। तो इन्होंने फैसला किया कि इन्हें उस गांव तक जाना चाहिए। पर ये क्या, स्नो किंग का फ्यूल तो खत्म और लीक हो गया है, सारा पेट्रोल बह गया। ये सब क्या हो रहा है इनके साथ? कौन है इनके पीछे? दोनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं और ये सफर लंबा है, ऐसे में इन्हें हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। जेम्स के नक्शे के मुताबिक यहाँ एक पॉन्ड होना चाहिए, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। पुलॉक अचानक से भागने लगता, क्योंकि तभी उसका पैर एक पतली परत पर पड़ गया। इससे वो नीचे गिर पड़ा। जो पॉन्ड की बात जेम्स कर रहा था वो असल में जम चुकी है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रही है। तो पुलॉक उसी में जाग, वो तो समय रहते जेम्स ने उसे बचा लिया। उसने फौरन उसके कपड़े उतारे, वहीं एक जगह आग जलाकर उसे गर्मी दी। तो वहीं दूसरी तरफ कैंप में अब चीजें बुरी होती जा रही है। जो कि डॉन का बॉयफ्रेंड था, वो भी मैक्सवेल की तरह अपने सारे कपड़े उतार कर कहीं दूर जाने लगता है। और जब डॉन ये देखती है तो उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिल जाता है। अजीब तरीके से वो बर्ताव करने लगती है, यहाँ तक कि उसने एक लौते इंसान मेटोर को मारना शुरू कर दिया। जब अलीना ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसे रोकने की कोशिश की, पर वो कहाँ मानने वाली थी। उसका तो अपने ऊपर काबू ही नहीं था। आखिरकार उसने उसे मार ही डाला और अंत में यहाँ पर अलीना से भी एक गलती हो गई। जब वो उसे दूर कर रही थी, गलती से उसने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो जाकर टाइल्स पे गिर गई और उसकी गर्दन वहीं टूट गई। यानी कि अब कैंप में सिर्फ और सिर्फ अलीना ही बची है। उसे अब बहुत ही ज्यादा डर सताने लगा है, क्योंकि बाहर के हालात बहुत खराब है, जिससे बाहर की लाइट बार बार आ रही है और जा रही है। पर सबसे रहस्यमयी बात तो ये है कि उसने देखा कि उसके कैंप में एक कौवा आ गया है, जो यहाँ इस रीजन में पाया ही नहीं जाता। वो दोनों छुप कर बैठे हुए हैं। तब जेम्स बताता है, मैं उस साइड पर पहले काम कर चुका हूँ। हमने इतनी गहराई तक गड्ढा खोद डाला जिससे धरती का संतुलन बिगड़ गया, और उन गैसेस की वजह से हमारे दिमाग काम करना बंद कर दिया, और उसी वजह से हमें वो सब दिखाई दे रहा है। पर पुलॉक अब भी बदल चुका है। वो उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा है? वो देखो, वो यहीं आ रहे हैं। दरअसल उसे भी वही जानवर दिखना शुरू हो गया है जो पहले मैक्सवेल को दिखा था। अब जेम्स परेशान होकर उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे वो बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वहां पुलॉक नहीं था, बस उसके फुटप्रिंट थे। इतने में उसके रेडियो पर अलीना का मैसेज आता है, जो बताती है सिर्फ मैं ही अकेली बची हूँ इस कैंप में, बाकी सब लोग मर चुके हैं, प्लीज मदद लेकर आओ। अब जेम्स ने पीछा किया पैरों का निशान का। उसे आगे जाकर पुलॉक उसी हालत में मिला, लेकिन वो जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ था। उसकी मौत मैक्सवेल की तरह हुई थी। उसने फौरन फ्लेयर निकाली और आसमान में चला दी। अगर वो गांव यहीं आसपास है तो वहां के लोग जरूर उसे देखेंगे। लेकिन दोस्तों, तभी हमें वो दिखाया जाता है जो अभी तक छुपाया जा रहा था। एक अनजान शक्ति जेम्स को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है, फिर पीछे से आकर उसे घसीट कर ले जाने लगती है। ये काली शक्ति थी जो जमीन के उस हिस्से से बाहर आई थी जहां से नरक का रास्ता जाता है। इंसानों ने तेल के लालच के कारण वहां तक खोद डाला, इसे उन्हें ऊपर आने का रास्ता मिल गया। दरअसल ये गलती आज से 15 साल पहले उसी ऑयल कंपनी ने की थी। उनके लोगों के साथ भी यही हुआ, इसीलिए उसे बंद कर दिया गया। लेकिन आज 15 साल बाद फिर वही चीज दोबारा हो रही है। अब जब तक वो उसे घसीटती रहती है, तब तक जेम्स को अपने बचपन की यादें साफ दिखती है, जब सब कुछ ठीक था और खुश भी था वो। हम ये साफ देख पाते हैं कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों हैं जो उसे नोच नोच कर खा रहे हैं।
इधर अचानक अलीना की आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में थी। ये हॉस्पिटल एकदम साफ सुथरा था, लेकिन उसके साथियों का क्या हुआ ये पता लगाने के लिए वो बाहर आई, पर हॉस्पिटल भी अब पूरी तरह से खामोश पड़ा था। क्या वो चीज यहाँ तक पहुंच चुकी है? उसने गलती से कमरा खोल दिया तो देखा कि अंदर पेशेंट ने खुद को ही मार लिया। ये मंजर उसके होश उड़ा देते हैं। वो भागते हुए बाहर आई, पर बाहर तो उसे और भयानक मंजर मिला। हर तरफ बस पानी था, तेज हवाएं चल रही थी, दूर दूर तक सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दे रही है जो अपनी इस बीमारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर उन्हें कहें कि अपने कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। जिस दुनिया से अलीना वाकिफ थी वो अब खत्म हो चुकी है। इंसान ने ज्यादा हासिल करने के चक्कर में